या मैं एक मैसेज डाल देता हूँ जरा। ओके, सो लास्ट क्लास में क्या कर लिया था? हाफ वेव रेक्टिफायर चल रहा था क्या फिर अपन? ये मैं थोड़ा सा देख रहा था। हाँ, फिर रेक्टिफायर हो भी गया था। ज्यादा इसमें नहीं था। एक तो समय भी कल नहीं था क्लास में, तो मैं ये पूछा था, एक चीज यहाँ पे था हाफ वेव प्रैक्टिकल डायट में। वी हम्म गामा की बात कर रहे थे सर, आपने वी गामा को आपने फिर से डिवीजन रूल लगाया, लेकिन वी गामा तो ऑलरेडी दे रखा था, 0.3 होगा आपका, उसका क्या था, सिलिकॉन का, जर्मेनियम का शायद 0.7 वोल्ट। तो फिर आपने सर उसको वी गामा को डिवाइड क्यों किया? चलिए, देखिए दैट प्रैक्टिकल डाइट की बात कर रहे हो, आइडियल नहीं, आइडियल नहीं, प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल की ऑलरेडी बात। दिया रहता है 0.3 या तो 0.7 आपको लेना पड़ेगा, वो मेंशन किया रहता है कि सिलिकॉन है कि जर्मेनियम है। ठीक। जनरली इतना क्वेश्चन कोई पूछता नहीं है। मैं वी हैव गिवन से 10 वोल्ट। ठीक। हम्म। डायोड रेजिस्टेंस आर डी। ठीक। डायोड कट इन वोल्टेज 13 वोल्ट अपोज होगा। करे, अपोज करेगा ना। हम्म। 3 वोल्ट। या इसको इधर ही बना देते हैं ना। साथ में बता दो इसके आरडी। आर डी, दिस इज से 2 वोल्ट एंड दिस इज लोड। रेजिस्टेंस आर एल। ठीक। now what will be the voltage across आर एल? आउटपुट, यही क्वेश्चन है हमारा। हम्म। ठीक ना, कायदे से अगर आप देखो तो आप इसको पहले ही एडजस्ट कर सकते हो। 10 वोल्ट माइनस और टू करके वोल्ट टेन क्या होगा? माइनस टू 8 हो जाएगा वो तो। 8 वोल्ट। 8 वोल्ट। अगर आप वी नॉट निकालोगे तो दिस 8 वोल्ट विल बी डिवाइडेड टू द आर लोड एल, रेजिस्टेंस एंड लोड आर रेजिस्टेंस, एल हाँ। प्लस आर डी। आरडी। ठीक। and this is same as 10 into R L upon R L plus R D minus 2 तो R L upon R L plus R D। ये वही क्वेश्चन है क्या? हम्म हम्म समझ गए आप? हम्म। अब बात यह है कि इसकी वैल्यू नहीं पता है, नहीं तो डायरेक्ट एडजस्ट कर देते हो। नहीं, वैल्यू से दिया रहता है एग्जाम में, सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, तो कट इन तो वोल्टेज इसका उसी में मेंशन किया रहता है, चलो जीरो पॉइंट ठीक, थ्री लेंगे मान कि लीजिए 0.7 लेंगे। ये 0.7 दिया है। हम्म ये तो नहीं दिया ना। हम्म। तो वी हैव टू राइट डाउन इन द फॉर्म ऑफ फार्मूला। एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखना पड़ता है। या आप चाहे तो कॉमन ले लीजिए, वी एस माइनस वी गामा हम्म। आर एल अपॉन। आर अपना आर आर प्लस आर। हाँ। लेकिन जब फॉर्मूला लिखा जाता है कभी भी कॉमन लेकर के नहीं लिखा जाता, हम्म सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखा जाता है। तो आप इसको एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे तो ये मिलेगा आपको। हम्म। ठीक है सर। ठीक। विदाउट अभी। नहीं सर, ठीक है। ठीक है। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अब जब आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं, और बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है जब आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। देखिए, कभी आप उधर दूसरे उसकी, ये बात सही है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट कम हैं, लेकिन जो हैं वही थोड़ा जैसा जैसे एफर्ट बात क्या है दिखाए। मैं बताता हूँ, क्लियर कट आपको बताता हूँ, प्रॉब्लम क्या है कि हम आपकी टीचिंग को रोक नहीं सकते क्योंकि हमारा टाइम खत्म हो रहा है। अगर हम आपकी टीचिंग को रोक देंगे ना तो हमारे यहाँ से प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरा 1 आवर का क्लास 2 आवर का क्लास में कन्वर्ट हो जाएगा। हम्म अगर आप उसे क्वेश्चन करेंगे, जैसे क्या होता है ना कि आप अकेले बोल रहे हो, अकेले बोल रहे हो, अकेले बोल रहे हो तो थक जाता है। जब आप कभी बात करने लगते हैं ना,
तो पता भी नहीं चलता कि 2 घंटे कब नहीं, बीत गए। बात ये एक और भी है ना, इतने सारे क्लासेस चल रहे हैं ना, ठीक है, तो हम्म। अभी ऐसे टाइम एडजस्ट करना पड़ रहा है कि क्या क्या करें क्या नहीं, तो ऐसे चल रहा है, अभी टाइम टेबल खुद ही बनाना पड़ रहा है, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। कंपटीशन का कोई टाइम टेबल नहीं होता है। और यूनिवर्सिटी एग्जाम का टाइम टेबल होता है, कंपटीशन का कोई टाइम टेबल नहीं होता। जितना ज़्यादा आप दे सकें। यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं ना कि 80% पा गए तो सेलेक्ट है। यहाँ पे तो टॉप हम्म। 10 टॉप टॉप टेन। 20 लोग वही होंगे, चाहे वो 100% पाए। तो कंपटीशन में जाने, एग्जाम में जाने के बाद टाइम टेबल, प्लानिंग, मैनेजमेंट, ये बहुत खास वर्क करते नहीं हैं। हाँ, स्टार्ट होने से पहले क्या क्या सब्जेक्ट देखना है, पेपर के दिन का प्लानिंग होता है, प्रिपरेशन ये का इसका प्लानिंग नहीं क्वेश्चन होता। क्वेश्चन क्या था इतना सर? अभी जो जी, करवाए, इसका क्वेश्चन क्या था अभी जो करवाए? क्वेश्चन ये था कि प्रैक्टिकल केस में गामा में इसको मल्टीप्लाई क्यों किया है। हम्म। ठीक। हम्म। एंड आंसर इज कि जो गामा है, कट इन वोल्टेज फॉरवर्ड बायस्ड में वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। डायोड को इस तरह से दिखाते हैं ना आप, आरडी। जी। अगर आप इसको पूरा सर्किट सॉल्व कर लेंगे तो लोड पे ये 10 और 2 8 हो गए। हम्म। इन वोल्टेज फॉरवर्ड बायस का अपोज करेगा। ठीक। हम्म। अब 8 को आपने डिवाइड कर दिया, आर एल प्लस आर डी। अब क्योंकि वैल्यू पता नहीं थी, मैंने इस फॉर्मेट में लिख दिया था। तो वी गामा में भी मल्टीप्लाई होगा, वो भी डिवाइड होगा और सब्ट्रैक्ट भी होगा। पूरा का पूरा वी गामा सब्ट्रैक्ट नहीं हो जाएगा। ये जब डिवाइड होगा तो ये भी डिवाइड होगा दोनों में। उनको कहना था आरएल पे कि क्यों डिवाइड हुआ सर? आउटपुट वाला वोल्टेज तो डिवाइड हो गया, वी गामा डायरेक्ट डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। लेकिन आप सर्किट हम्म। से जाके देखेंगे तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये भी डिवाइड होगा। देख लीजिए, यस ये सुनो। ये डिवाइड ये डिवाइड हम्म, क्यों होगा सर? आप मतलब आरटी में होना चाहिए ना? नहीं समझा मैं। नहीं सर, ये देखिए आरटी और आरएल जो सीरीज में है ना। हाँ, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है। आ, हाँ, वो वोल्टेज डिवाइड होगा तो ये आप जो भी गामा लिखा है वो प्रैक्टिकल, ये होगा ना कट इन वोल्टेज, ये 2 वोल्टेज प्लस आरटी, वो सब आरटी का ही होगा सर ना, भी ये गामा। 2 वोल्ट तो कट इन वोल्टेज है, कांस्टेंट। तो भी गामा 2 वोल्टेज है ना सर? हमने जो एग्जांपल लिया है यहाँ पे, हाँ 2 वोल्ट है। हम्म। तो वही हम बोल रहे सर कि आर डी जो वी गामा इंटू आर डी डिवाइडेड बाई आर एल प्लस आर डी, ये नहीं होगा। हमको आउटपुट वोल्टेज चाहिए ना। अच्छा। हम्म। नहीं सर, ये स्मॉल आर जो ऊपर में होगा वो बोल रहे हैं सर। अरे स्मॉलर कैसे वही ऊपर हम होगा, बोल। हमको तो हम आउटपुट वोल्टेज निकालेंगे तो ये ऊपर होगा ना। नहीं नहीं सर, अगर वोल्टेज आर डी का एक्रॉस निकल रहा है तो सर वो उसी में जाएगा ना सर, ऊपर में होगा ना सर आर डी। आरडी स्मॉल के आर। क्रॉस वोल्टेज नहीं है, रेजिस्टेंस इज सेपरेट पैरामीटर, सेपरेट बिहेवियर। कट इन वोल्टेज इज डिफरेंट बिहेवियर। जो ओके सर। कट इन वोल्टेज है, कट इन वोल्टेज आरडी के क्रॉस का ड्रॉप नहीं है। 2 वोल्ट के बाद करंट फ्लो करना शुरू करेगी, और जब फ्लो करेगी तो इसके बाद ड्रॉप होगा। देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है सर, आ जाइए। ठीक। now the next property of this half wave rectifier is transformer utilization factor
we call it TUF, and definition, it is equal to DC power delivered to the load upon AC rating of पावर ट्रांसफॉर्मर, या पावर ट्रांसफॉर्मर नहीं, ये ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर पे तो आउटपुट पे एसी पावर था, लेकिन फाइनल आउटपुट पे डीसी पावर है, ठीक। तो ट्रांसफार्मर से जो पावर डिलीवर हुआ है वो पूरा आउटपुट में कन्वर्ट नहीं हुआ, एंड दैट रेशियो इज कॉल्ड ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। इन अ फार्मूला TUF is PDC upon PAC, that is rated, एक्चुअल नहीं, रेटेड वैल्यू। रेटेड वैल्यू समझते हैं आप? इंडिकेटेड ऑन apparent power ना, नहीं apparent। नहीं 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 नहीं। रेटिंग कैन बी इन एनी फॉर्म। जैसे आप जब मान लीजिए मार्केट में जाते हो एक एलईडी लेने के लिए, ठीक, तो आप मार्केट में जाके बोलते हो ना कि मुझे 15 या 20 वाट का एलईडी दे दो, डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट, 15 वाट चाहिए, 20 वाट चाहिए। आप लोग मार्केट में जाते हैं, क्या कहते हैं, हाँ मुझे 20 वाट का एलईडी दे दीजिए। तो ये इसका मतलब होता है कि यहाँ पे लिखा रहता है, आप उसको 220 वोल्ट देंगे तो इसका आउटपुट लाइट पावर, लाइट एनर्जी पर सेकेंड इज 20 वाट। यस नो? जल्दी माइक ऑन करिए बेटा, जल्दी जल्दी बात करेंगे हम लोग, यस जैसे यस अभी तक कर सर। रहे थे। ओके, इसका एक और मतलब होता है कि इससे ज्यादा वोल्टेज आप नहीं दे सकते और इससे ज्यादा पावर आप इससे नहीं ले सकते। ये रेटेड है, यानी मैक्सिमम है। इससे ज्यादा लेने की कोशिश करेंगे वो खराब हो जाएगा। तो ट्रांसफार्मर भी तब देखोगे, छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं, बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं। छोटे ट्रांसफार्मर कम पावर आउटपुट दे सकते हैं, बड़े ट्रांसफार्मर ज्यादा पावर आउटपुट दे सकते हैं। तो मैक्सिमम पावर आउटपुट किसी ट्रांसफार्मर से जो लिया जा सकता है, दैट इज रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। आप इसको, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अपरेंट पावर, इट कैन बी फॉर्म ऑफ करंट, इट कैन बी फॉर्म ऑफ एक्टिव पावर, हर फॉर्मेट में हो सकता है। अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग डेफिनेशन आती है, ठीक। रेटेड वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यू जो किसी डिवाइस से ली जा सकती है। जैसे कि सर जो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर आता है उसमें ऑलरेडी मेंशन है कि वोल्टेज कितना है, उसमें करंट कितना दे रहा है आउटपुट, तो उसको हम ठीक है, करके हम वैसे दे सकते हैं कि वो रेटेड वैल्यू आप बता दें। ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर पे नेम प्लेट रेटिंग होती है, ना। ठीक। नेम प्लेट रेटिंग वो ऐसा होता है, सिंगल फेज 200 by 400 वोल्ट, 50 हर्ट्ज, 10 kVA ट्रांसफार्मर, ऐसे लिखा होता है। मतलब ट्रांसफार्मर में दो वोल्टेज साइड होते हैं, एलवी साइड, एक एचवी साइड। एचवी साइड पे मैक्सिमम आप 400 वोल्ट दे सकते हैं, एलवी साइड पे मैक्सिमम आप 200 वोल्ट दे सकते हैं। इधर 200 देंगे तो इधर 400 मिलेगा, इधर 400 देंगे तो इधर 200 मिलेगा। 50 हर्ट्ज के लिए ये बना हुआ है इक्विपमेंट, ठीक। और मैक्सिमम आउटपुट जो है वो 10 kVA का दे सकता है। पावर अपॉन वोल्टेज से रेटेड करंट आप निकाल सकते हैं, लिखा नहीं होता है। सर ये ठीक। 200 400 ये प्राइमरी सेकेंडरी का होता था जी। देर इज नो प्राइमरी सेकेंडरी इन ट्रांसफार्मर। देखिए ट्रांसफार्मर में, जैसे एक ट्रांसफार्मर है, ठीक, एक एलवी वाइंडिंग है, एक एचवी वाइंडिंग है। आप इधर सप्लाई देंगे और इधर लोड लगाएंगे तो ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी हो जाएगा। आप इधर सप्लाई दोगे, इधर लोड लगाओगे तो ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी हो जाएगा। प्राइमरी लेकिन सेकेंडरी एप्लीकेशन के हिसाब से बदलता लेकिन सर रहता है। वोल्टेज का डिफरेंस भी तो आएगा उसमें, नंबर ऑफ टर्न्स का भी तो चेंज है ना उसमें। प्राइमरी में हाँ आपके तो टर्न्स तो चेंज तो आपका उसी के हिसाब से तो आपका ट्रांसफार्मर डिजाइन होगा कि स्टेप अप है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। एक सेकेंड ट्रांसफार्मर कब डिजाइन होगा?
मतलब कि आप कैसे डिजाइन कर रहे हैं, आपको वोल्टेज एक बढ़ाना है कि कम करना है, उसके अकॉर्डिंग ही तो आपका देखिए ट्रांसफार्मर देखिए, का नंबर्स ऑफ टर्न्स भी डिसाइड होगा तो ना उसमें तो से। तो वेट वेट वेट, वी शुड टॉक लाइक इंजीनियर्स, ठीक। अब इंजीनियर वाली बात कर लेते हैं, आप भी इंजीनियर हम भी इंजीनियर, ठीक। इंजीनियरिंग के एस्पेक्ट पे पूछते हैं, आपको एक ट्रांसफार्मर की जरूरत है, ठीक। सपोज आपके घर में वोल्टेज डाउन हो रहा है। अब थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा कि जब वोल्टेज डाउन होता है तो अपने घर में लोग स्टेबलाइजर या ट्रांसफार्मर लगाते हैं। हम्म। छोटा घर है तो स्टेबलाइजर लगाते हैं, बड़ा अपार्टमेंट हो जाएगा तो फिर ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा आपको। आपको अगर ट्रांसफार्मर की जरूरत है तो आप ट्रांसफार्मर डिजाइन करवाने जाएंगे या खरीदने जाएंगे? खरीदने जाएंगे सर रेटेड वैल्यू के हिसाब से। ठीक, खरीदने जाएंगे तो वो जो कंपनी है वो आपके हिसाब से डिजाइन करके बैठा है, या ये आप जो अवेलेबल है उसी में से यूज करेंगे? जो अवेलेबल है वो। जो उसी में अवेलेबल है यूज उसमें यूज करेंगे। करेंगे। हाँ, मार्केट में ऐसे ट्रांसफार्मर्स आते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है, आपका एप्लीकेशन क्या था कि आपके घर में वोल्टेज डाउन है। आपका घर में आप आ रहा है 1.8 या 180 वोल्ट, और आपको चाहिए 220। आप मार्केट गए, उसने टैपिंग थोड़ा सा एडजस्ट किया, तो 1.8 से 2.2 का कन्वर्जन करके उसने ट्रांसफार्मर आपको दे दिया। आप घर पे लेके आए, इनपुट 180 वोल्ट, आउटपुट 220 वोल्ट, घर का सारा डिवाइस सही से चलने लगा। करेक्ट? ठीक है सर। हाँ यस ठीक। सर। अब एक आदमी है जो वेल्डिंग करता है। वेल्डिंग समझते हैं ना? जब आप लोहे के ग्रिल वगैरह जब बनवाते हैं तो वेल्डिंग करके बनाते हैं ना उसको। जी जी। ड्यूरिंग वेल्डिंग आउटपुट वोल्टेज इज अराउंड 50 वोल्ट। 50 वोल्ट पे आर्क जो है मेंटेन हो जाती है। हमको 50 वोल्ट आउटपुट चाहिए रहता है, ठीक। और करंट हाई चाहिए रहती है, लो वोल्टेज हाई करंट एप्लीकेशन चाहिए रहता है। तो दिस इज वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। जब वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में आपको चाहिए होगा तो आप इसी ट्रांसफार्मर को टैपिंग चेंज करके आप 200/50 बना दोगे, फिर 220/60 बना दोगे। ट्रांसफार्मर इज सेम, एप्लीकेशन के हिसाब से ये स्टेप अप भी हो सकता है, ये स्टेप डाउन भी हो सकता है। ट्रांसफार्मर में प्राइमरी सेकेंडरी नहीं डिजाइन डिजाइन होता है, ट्रांसफार्मर में एचवी और एलवी डिजाइन होता है। उसके बाद आप उसको ले करके आते हैं, आप उसके साथ क्या करते हैं, कहाँ लगाते हैं, उस बेस पे वी हैव प्राइमरी सेकेंडरी। क्लियर है? ठीक है सर। दूसरा यस बात, सर। हमें समझने वाली बात जो थी वो थी कि रेटिंग क्या होती है। तो रेटिंग मैंने बताया। अब ट्रांसफार्मर की रेटिंग क्या होती है? ट्रांसफार्मर की रेटिंग अपरेंट पावर के फॉर्म में लिखी जाती है, ठीक। नाउ पी ए सी, रेटेड रेटेड पावर इज हाउ मच? आउटपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट करंट। अपरेंट पावर जो है आरएमएस वैल्यू से निकाला जाता है ना। व्हाट वाज द आरएमएस वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज? ट्रांसफार्मर आउटपुट वोल्टेज, ट्रांसफार्मर का आउटपुट वोल्टेज एसी है कि डीसी है? एसी। सर एसी एसी। होगा सर। तो उसका आरएमएस वैल्यू VRMS IRMS। Vm/√2, ओके। हम्म। ट्रांसफार्मर का आउटपुट करंट एसी की डीसी है? वो भी एसी है सर। भी नहीं, एसी। डीसी, डीसी है। नेगेटिव साइकिल में करंट फ्लो कहाँ कर रही है? सर्किट बनाना पड़ेगा। करंट है ही नहीं ना नेगेटिव साइकिल में। आउटपुट वोल्टेज तो एसी है, आउटपुट करंट ऐसा है। इसका आरएमएस वैल्यू कितना था? कैन आई कॉल इट Im/2? √2। सेम एसी की वैल्यू फॉर प्रैक्टिकल सर्किट्स, पीएसी रेटेड इज इक्वल टू
आई एम। वी एम की वैल्यू क्या क्या रेजिस्टेंस में था, आर डी प्लस आर एस सर इसमें प्लस आप आर एल। बोल रहे हाँ। करेंट जो सर करेंट जो ये डीसी है बोल रहे हैं, तो आप उसमें IM/2 जो लिखा है ना सर, हम्म। एवरेज वैल्यू नहीं होगा सर वो करेंट का। हाफ वेव रेक्टिफाइड सिग्नल एवरेज आर एम एस वैल्यू कितना होता है? हाफ एप्पल। ये सिग्नल का हम्म एवरेज वी एम बाई पाई होता है। हम्म। वी आर एम एस वी एम बाई टू होता है। वही सर, वो आप तो बोल रहे सर वो डीसी होगा, वो एवरेज वैल्यू को नहीं लेगा। हाँ, आर वो एम एस वैल्यू IRMS लिया है। IRMS को ही लेगा सर वो। हाँ, अपरेंट डीसी पावर होने कैसे से तो निकाल, एवरेज वैल्यू लेना है। एसी पावर, अपरेंट एसी पावर इज वी आर एम एस आई आर एम एस। हाँ सर, आप तो बोले IRMS होगा ना। मेरा सर क्वेश्चन हम्म। ये है कि सर आप जो बोल रहे हैं कि करंट का जो ये करंट रहेगा, ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट करंट रहेगा वो हम्म। डीसी होगा। तो हाँ। डीसी होने से सर वो तो एवरेज वैल्यू लेना चाहिए। नहीं तो डीसी नहीं है, पल्सेटिंग डीसी है। हम्म, ये डीसी थोड़ी है। डीसी तो ये होता है। ठीक। ठीक। और चाहे एसी हो चाहे डीसी हो, अपरेंट पावर आरएमएस वैल्यू से ही निकाला जाता है। एक्चुअल पावर आरएमएस वैल्यू से निकाला जाता है। एवरेज वैल्यू से पावर कैलकुलेशन नहीं की जाते एसी सर्किट के। ठीक ठीक है सर। व्हाट इज पीडीसी? दिस इज आई एम स्क्वायर टू रूट टू आर एस प्लस आर एल। देख लीजिए इसको। पीडीसी व्हाट इज द, अच्छा, डीसी पावर एवरेज वैल्यू से निकाला जाता है। व्हाट इज द हम्म एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ऑन लोड? IM/2 पाई। आई एम बाई पाई, पाई IM पाई बाई बेटा, पाई। IM/पाई। का होल स्क्वायर इंटू आर एल। ठीक। therefore transformer utilization factor is PDC upon PAC. That means transformer utilization factor, it is equal to Im by pi the square to RL upon Im square upon 2 root 2 into RL plus RD plus RS। RD क्या है? डायोड रेजिस्टेंस। हम्म RS क्या है? शॉर्ट सर्किट। सेकेंडरी रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का रेजिस्टेंस। हाँ Im कैंसिल। 2 root 2 upon pi square into RL, RL plus RD plus RS। व्हाट इज 2 रूट 2 बाई पाई स्क्वायर? वैल्यू निकालिए तो। 0.286। 0.286 RL upon RL plus RD
plus RS. This is actual value. And for ideal case, आप इन दोनों को नेग्लेक्ट कर देते हैं ना. RD plus RS is much smaller than collectively RL. RL. Therefore, TUF is 0.286. 0.286. डायरेक्ट एमसीक्यू है आपको ये. सर ये TUF क्यों निकलता है सर? उससे क्या मिलता है TUF से? कुछ नहीं मिलता है, डिसएडवांटेज मिलता है और कुछ. ट्रांसफार्मर यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है आपका. हम्म, जैसे आप सोचिए, एक मशीन आपको 10 किलोवाट पावर दे सकती है, जी सर. लेकिन कुछ नियम कायदे कानून लगा दिए हैं आपने ऐसे कि वो 5 किलोवाट से ऊपर दे ही नहीं पा रहा है. हम्म, तो किसी भी चीज से हम मैक्सिमम आउटपुट चाहते हैं. तो ट्रांसफार्मर ने एक हाफ साइकिल में तो करंट कंडक्ट की, हम्म, दूसरे हाफ साइकिल में करंट दी ही नहीं, तो उसने अपने हम्म, जो कैपेसिटी थी उतना पावर ट्रांसफर नहीं किया. जी सर. इट इज ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर ऑफ आइडियल हाफ वेव हाँ फिर करेक्ट. रेक्टिफायर इज 0.286. हमने रखने के लिए कहा था. व्हाट वाज रिपल फैक्टर? रिपल फैक्टर कितना था? रिपल फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर 1.21. 1.21. efficiency of half wave rectifier 40.06. 40.6 for 0.6. utilization factor of ideal half wave rectifier is 0.286. ये सीधे सीधे जबान पे आपको याद होने चाहिए. और ये तीनों के तीनों हैं हमारे डिसएडवांटेज. डिसएडवांटेज ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर. पहला, रिपल फैक्टर इज हाई. गामा इज इक्वल टू 1.21. रिपल फैक्टर लो होना चाहिए, यहाँ पे हाई है ना. रेक्टिफायर एफिशिएंसी इज लो. ईटा इज आइडियल केस में इट इज 40.6%. प्रैक्टिकल केस में और कम होगा. थर्ड, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर TUF is approximately 0.286 is low. फोर्थ पॉइंट, एक और प्रॉब्लम होती है. अच्छा, आइडियल कॉइल इंडक्टर, अगर आप उसको डीसी सप्लाई देंगे तो करंट कैसा फ्लो करेगा? सेल्फ इंडक्टेंस L. क्या पूछा सर? आइडियल इंडक्टर, उसको मैंने डीसी सप्लाई दिया तो करंट कैसा फ्लो करेगा? ये ओम्स लो. शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. कांस्टेंट होगा सर, कांस्टेंट वैल्यू. इंडक्टर में कैसे ओम्स लॉ? ये V कांस्टेंट, सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट, और कुछ है नहीं, तो इसका क्रॉस वोल्टेज भी V and inductor voltage V is equal to L di by dt. V constant, L constant, di by dt constant. Di by dt constant means what?
टाइम के रिस्पेक्ट में करंट इंक्रीजिंग बाई लीनियरली। हाँ, कब तक इंक्रीज करेगा? तब तक इंक्रीज करेगा जब तक कर पाएगा, और ये इंडक्टर बर्न ना हो जाए, तब तक इंक्रीज करेगा करेंट। इसीलिए इंडक्टर को कभी डीसी सप्लाई नहीं दी जाती है। डीसी सप्लाई पे वो शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करता है। क्लियर? हाँ सर। ठीक। नाउ अगेन, अगर आप यहाँ पे डायोड लगा देते हैं तो फर्स्ट हाफ साइकिल में तो कंडक्शन हुआ। ये वोल्टेज कितना, सप्लाई वोल्टेज कुछ है, ये वोल्टेज कुछ है, इन दोनों के बीच में गैप, उतना करंट यहां से फ्लो करेगा। नेक्स्ट हाफ साइकिल कंडक्शन हो ही नहीं रहा है। दिस इज जीरो, दिस इज जीरो, दिस इज जीरो। सप्लाई 10 वोल्ट, शॉर्ट सर्किट, व्हाट विल बी करंट? वोल्टेज जीरो मीन शॉर्ट सर्किट ना। हाँ सर। तो जब आपका रिवर्स बायस कंडीशन होता है उस समय ट्रांसफार्मर से करंट फ्लो नहीं करती है, वाइंडिंग का वोल्टेज जीरो, तो ट्रांसफार्मर का प्राइमरी करंट बहुत बढ़ जाता है, शॉर्ट सर्किट जो है, शॉर्ट सर्किट या सेचुरेटेड की तरह बिहेव करता है। वी कॉल इट डीसी सैचुरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर सेकेंडरी वाइंडिंग। ये हमेशा होता है इन रिवर्स्ड बायस्ड कंडीशन। देख लीजिए, these आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो अगर डिसएडवांटेज है तो क्यों यूज करेंगे? नहीं यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? फिल्टर। फुल वेव rectifier. So in full wave rectifier, we have two types. One is center tap rectifier, and one is the bridge type. अब इससे पीछे पीछे बहुत बहुत कहानियां हैं, कहानियों का समय नहीं है, इसलिए हम लोग सीधे सीधे टॉपिक पे आएंगे। फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है? मुझे स्टेटमेंट लिखने का जरूरत है क्या? नहीं सर, जल्दी बोलिए करिए। बेटा, है ना? ना, फर्स्ट वन इज सेंटर टैप रेक्टिफायर। सेंटर टैप, टैपिंग समझते हैं? व्हाट इज टैपिंग? Grounding is यस, on middle of the transformer secondary winding. middle of the transformer, is it necessary that it should be middle of the transformer? No, no, no sir. बट शो ऐसे ही व्हाट कर इज रहा टैप? है। यहाँ पे मिडिल ऑफ द ट्रांसफार्मर है। व्हाट इज टैपिंग है? क्वेश्चन इज व्हाट इज टैपिंग।
व्हाट इज टैपिंग? सर जॉकी टाइप कुछ लगा के वो ये करेगा, वो बोले। हाँ, इट इज मूवेबल इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट। हम्म। ऐसा इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट जिसको हम मूव कर सकते हैं। डायग्राम बना लीजिए। So this is D1, this is D2. ये डायग्राम। जी सर। अगेन पहले हम कंसिडर कर रहे हैं आइडियल केस। Vm is मच ग्रेटर देन V गामा, मतलब कट इन वोल्टेज को नेगलेक्ट किया जा रहा है। RD is very smaller than RS plus RD is very smaller than लोड रेजिस्टेंस। तो अगर ये दोनों कंडीशन लें तो फॉरवर्ड बायस्ड में वो शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा, रिवर्स बायस्ड में ओपन सर्किट बिहेव करेगा। ठीक। अब ये थ्योरी तो आप लोग जानते होंगे, फर्स्ट हाफ साइकिल इधर प्लस इधर माइनस, डिवाइड करेंगे तो माइनस प्लस माइनस प्लस, सेंटर में टैप है तो ये वोल्टेज इक्वल। ये डायोड फॉरवर्ड बायस्ड, ये डायोड रिवर्स बायस्ड। करंट कैसा फ्लो करेगा? इधर से ID1, नेक्स्ट हाफ साइकिल में ये प्लस ये माइनस, ये रिवर्स बायस्ड हो जाएगा, करंट फ्लो करेगा इधर से। इन बोथ केस डायरेक्शन ऑफ करंट फॉर लोड इज सेम, आउटपुट वोल्टेज भी लाइक दिस। है कि नहीं? क्लियर है? लिखने का जरूरत तो नहीं है ना? नहीं सर। पॉजिटिव साइड। ठीक ठीक, उतना बेसिक हम लोग सब लोग जानते हैं। हम्म। अगर नहीं जानते हैं तो आप सब लोग क्लास में हैं, बोलिए अगर लिखना है तो। नहीं लिखना है तो मुझे लगता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स एटलीस्ट इतना सब लोग जानता है। जी, आगे बढ़िए सर, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, ठीक। नाउ फॉर आई एम टेकिंग फॉर ओमेगा टी इस 0 से लेके पाई के बीच में मैं ले रहा हूँ ID1, इट इज Im sin ओमेगा टी एंड ID2 is 0। ओके, एंड फॉर ओमेगा टी बिटवीन पाई से लेकर के 2 पाई तक मैं ले रहा हूँ ID1 इक्वल टू 0 एंड ID2 इज इक्वल टू Im sin ओमेगा टी। ठीक। अब ये रिवर्स साइकिल है, इसलिए मैं यहाँ पे
माइनस साइन दिखा रहा हूं, क्योंकि वोल्टेज नेगेटिव है, नेगेटिव साइकिल है इसलिए से। इज इट क्लियर? बट सर द एक करंट पॉजिटिव अक्रॉस साइकिल, द लोड रेजिस्टेंस इज पॉजिटिव। हाँ, एक तो बात तो इसलिए नेगेटिव कैसे आ गई? ये रिप्रेजेंटेशन केवल एक इसके लिए है कि एक साइकिल पॉजिटिव साइकिल है, एक साइकिल नेगेटिव साइकिल है। मैग्नीट्यूड नहीं, में वो इसका कोई। वो है, वो तो सर समझ गए, बट सर जब ये डायोड ही इसको कन्वर्ट करके आपको पॉजिटिव ही दे रहा है तो फिर आईडी इज इक्वल टू नेगेटिव कैसे आएगा, ये समझ नहीं आ रहा। ये वोल्टेज क्या है? Vs है ना? यस सर। ये वोल्टेज क्या होगा? PS माइनस। बीएस माइनस करेंगे आप। सिंस इट इज फॉर नेगेटिव साइकिल ओनली, हमने माइनस साइन से दिखा दिया। एक वोल्टेज को अगर पॉजिटिव ले रहे हैं, दूसरे को माइनस ले रहे हैं, अलग अलग है ना, नहीं तो Vm साइन ओमेगा टी लिख देते। Vm साइन ओमेगा टी ऑटोमेटिकली एक हाफ साइकिल पॉजिटिव होता है, एक हाफ साइकिल नेगेटिव होता है। उसमें अलग अलग दिखाने की जरूरत नहीं होता। साइन ओमेगा टी मीन पॉजिटिव नेगेटिव बोथ, दोनों हैं। यहाँ पे अलग अलग हो रहा है। वन इज Vm साइन ओमेगा टी, अदर शुड बी माइनस Vm साइन ओमेगा टी। समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है थोड़ा सर। सा और एक्सप्लेन। ठीक है, चलो। नाउ देयरफॉर मैक्सिमम करंट Im इज इक्वल टू Vm अपॉन Rs प्लस Rd प्लस RL। प्रैक्टिकल केस, प्रैक्टिकल रेक्टिफायर Im will be equal to Vm upon RL, आइडियल रेक्टिफायर। देख, हमने पहले कहा था कि जब हम लोग रेक्टिफायर कर रहे थे, जब स्टार्ट ही किया था, मैंने कहा कि डायोड अगर एक्चुअल लिया जाएगा तो नेगेटिव बायस कंडीशन में वो ओपन सर्किट नहीं होता है, रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो करता है उसमें, विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन वोल्टेज, वो केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक। एक्चुअल सर्किट्स अगर बनाए जाएं तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक। प्रैक्टिकल आइडियल केस अगर देखा जाए तो ही इसको हम थोड़ा बहुत समझ सकते, समझा सकते हैं। प्रैक्टिकल केस में डिफरेंस काफी आ जाता है। तो आइडियल में क्या है? ओमेगा टी, Vs। मेरे अलावा कोई और साउंड भी आ रहा है क्या आपको बैकग्राउंड से? हाँ सर। थोड़ा धूप में बैठ गया आज, गाना बजा रहे हैं।
आइडियल मतलब इंस्टेंटली कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। प्रैक्टिकल केस में कंडक्शन स्टार्ट नहीं होगा टिल वी क्रॉस द कट इन वोल्टेज। सो दिस इज practical diagram, and this gap is what? ड्रॉ करिए इसको जरा। ड्रॉ हो गया जी सर। ना। नेक्स्ट वन इज PIV for any rectifier. PIV is the most significant property. बाकी सब बाद में आते हैं, यस सुनो, कल देखा था हमने। Why peak inverse voltage of diode is important? Otherwise, it'll act as a conductor. एनी केस डायोड का ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। अगर ब्रेकडाउन हुआ तो फिर रेक्टिफायर रेक्टिफायर नहीं रहा, वो कुछ और बन जाएगा। तो व्हाट वाज द पीक इनवर्स वोल्टेज? It should be approximately how much? 50% of the फुल peak voltage. Not 50% of breakdown voltage, 50% more than breakdown voltage। आप ऑफ Okay, breakdown voltage. इट विल बी, थोड़ा ज्यादा फर्क पड़ जाएगा इसमें। अगर ब्रेकडाउन वोल्टेज 1 वोल्ट है तो पीक इनवर्स वोल्टेज शुड बी एट लीस्ट 1.5 वोल्ट। ठीक, यहाँ पे देखिए पीक इनवर्स वोल्टेज क्या मिला, सर्किट डायग्राम। मुझे ये पता करना है माइनस प्लस ये वोल्टेज कितना है, VD। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में वोल्टेज कितना, VS? यस और नो? Yes, sir. इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में वोल्टेज कितना, VS? अगर आइडियल डायोड हो तो ठीक है। देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मुझे कैलकुलेट करना है डायोड के क्रॉस वोल्टेज, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का वोल्टेज। इधर का वोल्टेज 0 वोल्ट, यहाँ का वोल्टेज VS। अगर मैक्सिमम वैल्यू लिखूं तो VM, VS साइनसॉइडल है ना। Yes, sir. Okay. इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का वोल्टेज भी VM। ठीक, और यही वो पॉइंट है यहाँ का। ठीक, अगर आप प्रैक्टिकल केस लेंगे तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का वोल्टेज VM हो जाएगा और ये हो जाएगा गामा, V गामा। सो पीक इनवर्स वोल्टेज फॉर आइडियल रेक्टिफायर PIV of diode is 2 VM
and for practical rectifier PIV of diode is 2 Vm minus gamma. देख लीजिए, इसमें समझने वाला ही है सर्किट से। यस और नो? अब बात यह है कि PIV ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए। कम से कम होना ज्यादा चाहिए। होना चाहिए। कम से कम होना चाहिए, डायोड डायोड का ब्रेकडाउन ना हो। ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ डायोड शुड बी 50% हायर देन PIV। सो हम्म हाफ वेव रेक्टिफायर में पीक इनवर्स वोल्टेज था आपका Vm, यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट डबल है हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर से फुल वेव रेक्टिफायर में आने पे एडवांटेज तो मिलेगा, वी गेट मोर AC कंपोनेंट, मोर DC कंपोनेंट, रिपल फैक्टर कम होगा, बाकी सब होगा, लेकिन पीक इनवर्स वोल्टेज बढ़ जाएगा। दिस इज सर जी। ये पीआईबी जो 2 Vm माइनस गामा है, हम्म तो जैसे 2 गामा नहीं होना चाहिए क्या, मतलब ऐसे अगर बोले तो? रेक्टिफायर V gamma is cut in voltage. Cut in voltage comes to presence in forward bias or reverse bias? बी गामा सर फॉरवर्ड में आता है ना? फॉरवर्ड में आता है, तो एक तो रिवर्स है, एक ही फॉरवर्ड है ना। सर ऐसे नहीं लेता है क्या? एक बार वो बीएम फर्स्ट वाला, हम्म फर्स्ट हाफ के लिए बीएम, सेकेंड हाफ के लिए बीएम, तो मिला के 2 बीएम ना, 2 बीएम। हाँ, नहीं फर्स्ट हाफ हाफ कैसे मतलब, इट्स ओनली फॉर वन साइकिल, एक ही साइकिल की बात कर रहा हूँ मैं। सी, देखिए बेटा, ये थोड़ा सा मुझे आंसर करिएगा ना। जी। जो आउटपुट वोल्टेज है वो Vs, या अगर साइनसॉइडल फॉर्म में लिखें तो Vs, और इसका मैक्सिमम वैल्यू Vm, माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ भी Vm। हम्म ठीक, फॉरवर्ड ड्रॉप है, बायस्ड है, तो यहाँ पे ड्रॉप होगा कितना, V गामा। BM। देखिए, मुझे चाहिए डायोड के क्रॉस वोल्टेज, पीक इनवर्स वोल्टेज मींस रिवर्स बायस कंडीशन का वोल्टेज। हम्म इस सर्किट में रिवर्स बायस्ड कौन है, D2। हम्म D2 का वोल्टेज निकालना है, D2 रिवर्स बायस है, उसका पीक इनवर्स वोल्टेज निकालना है, क्यों, क्योंकि उसका ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। ठीक, D2 का क्रॉस वोल्टेज है दिस माइनस दिस प्लस। अब इस पॉइंट को जीरो मान लेते हैं, तो ये वाला पॉइंट कहाँ आ गया, Vm पे। हम्म ये तो कंडक्ट नहीं करेगा ना, हाँ। ओपन सर्किट है। ये वाला पॉइंट Vm पे आ गया। नाउ दिस पॉइंट से चलते हुए मुझे इसमें ऐड करना है V0, तो दिस पॉइंट इज Vm प्लस V0, एंड हम्म दिस V0 इज Vm माइनस गामा। इसमें से ये ड्रॉप हुआ, बाकी यहाँ V0 मिल गया। हम्म अगर गामा नहीं होता तो V0 ही Vm होता, सर बीएम माइनस गामा या बीएम माइनस बी गामा? तो वही Vm माइनस गामा, V गामा। हम्म अब हाँ। Vm में दिस PIV is equal to Vm plus Vm minus gamma, V हम्म gamma, 2 Vm minus V gamma।
नीचे गामा अच्छा लिख एक, दीजिए। हाँ, अच्छा एक ही हाफ के लिए कर रहा है ना। दूसरे हाफ के लिए दूसरे डायोड पे होगा ना, हम्म। वो भी तो नहीं आएगा। अच्छा। पीक इनवर्स वोल्टेज इज द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। वोल्टेज सर समझ गया। साइनोसॉइडल, साइनोसॉइडल है, वायरिंग है, मुझे केवल पीक वाले से मतलब है। अगर उस पर ब्रेक डाउन नहीं हुआ तो किसी पे नहीं होगा। तो वी गॉट ऑल द एडवांटेजेस। ट्रांसफार्मर दोनों टाइम पे कंडक्ट कर रहा है, यूटिलाइजेशन फैक्टर बढ़ेगा, रिपल फैक्टर घटेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, आगे दोनों कैलकुलेट करेंगे। बस यहाँ पे एक नुकसान क्या हुआ है, बाकी सारे फायदे तो मिल गए, एक लॉस मिला कि पीक इनवर्स वोल्टेज जो डायोड का है वो डबल है, तो डायोड की लाइफ कम होगी, ब्रेक डाउन फॉल्ट के चांसेस बढ़ेंगे। अब इस प्रॉब्लम को भी अगर आपको सॉल्व करना है, वी हैव ब्रिज रेक्टिफायर। व्हाट इज ब्रिज रेक्टिफायर? डायोड का बॉडी लेटरल बना दीजिए। एक हाफ साइकिल में again all in all rectifier we have 230 volt, 50 hertz single phase AC supply, and this is load RL output V naught। ये D1 इंडक्शन के हिसाब से देखेंगे तो D1, D2, D3, D4। फर्स्ट हाफ साइकिल में D1 D2 कनेक्ट करेगा, नेक्स्ट हाफ साइकिल में D, हाँ ठीक है, नोट कर लीजिए। बन गया। जी सर। ठीक ना, वर्किंग आप लोग जानते हैं, इधर प्लस, इधर माइनस, इधर से जाइए, D4 रिवर्स बायस्ड, D1 फॉरवर्ड बायस्ड, पहुंचिए, D3 रिवर्स बायस्ड, D2 फॉरवर्ड बायस्ड, करंट ऐसे फॉलो करेगा। नेक्स्ट हाफ साइकिल D1 D2 रिवर्स बायस्ड हो जाएंगे, D3 D4 फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएंगे, करंट डायरेक्शन सेम, तो V नॉट विल बी, ठीक, देख लीजिए। प्रॉपर्टीज कंपेयर करिए। अब सेंटर टैप ट्रांसफार्मर की जरूरत नहीं है, हमने बोला था टैपिंग, टैपिंग क्या होती है, आपने आंसर दिया था, बट याद कीजिए, व्हाट वाज टैपिंग, हाउ कैन बी डिफाइन टैपिंग, इट इज मूविंग इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट, राइट। तो मूविंग इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट ऐसे ही नहीं बन जाता है, ये कॉपर लिया यहाँ पे ऐड कर दिया, अब ऐसे मूव करा रहे हैं। इट इज अ प्रॉपर ब्रश, इलेक्ट्रिकल ब्रश, जो एक सरफेस पे मूव करता है, ठीक, और उसका कॉस्ट भी ज़्यादा होता है।
तो सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर्स की जरूरत अब नहीं है। सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर्स कॉस्टली होते हैं। जहां भी टैपिंग होती है वो सिस्टम ही कॉस्टली हो जाता है। क्वेश्चन नहीं पूछते, यस नो बोलते रहिए, आगे चलें। यस सर। ओके। तो सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर का कॉस्ट घट गया। ठीक। एक एडवांटेज मिला। दूसरा डिसएडवांटेज मिला कि अब दो की जगह चार डायोड लगेंगे। तो व्हाट इज द साइज ऑफ डायोड एंड व्हाट इज द साइज ऑफ ट्रांसफार्मर? ओवरऑल कॉस्ट इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है? डायोड सस्ते आते हैं कि ट्रांसफार्मर सस्ता आता है? डायट सस्ते हैं। हाँ। तो इफेक्टिवली वी कैन से सिस्टम कॉस्ट रिड्यूस हुआ है। ठीक। दूसरा, सारे एडवांटेज नहीं मिलते हैं, कुछ डिसएडवांटेज मिलता है। अब जब कंडक्शन हो रहा है तो दो डायोड फॉरवर्ड बायस्ड हैं। ठीक। दोनों का कट इन वोल्टेज अपोज करेगा। तो जो प्रैक्टिकल आउटपुट मिलता है, आइडियल आउटपुट शुड बी इन दिस ऑर्डर। आइडियल, प्रैक्टिकल वाला, पहले कंडक्शन नहीं होगा, फिर होगा। साइनसोइडल नहीं रहेगा ये, तो इस हिसाब से। दिस इज 2V गामा। अगर चारों डायोड आइडेंटिकल है, इट इज 2V गामा। एक मिनट। हेलो। जी बेटा। हाँ ठीक है। हाँ, हम बता देंगे बेटा, बता देंगे, थोड़ा सा रुकिए। तो मैं क्लास करके बता देता हूँ, संडे को कर लेंगे हम, खत्म करूंगा उसमें। अपलोड करना बन वो तबियत की स्टूडेंट किया था, बने हुए हैं टेस्ट। मैं कल चार्ट जो है, नए स्टूडेंट ऐड हुए थे तो रिपीट किया है, बाकी मैं आज डालूंगा। हाँ। हाँ, नहीं तो उसके लिए टाइम बाउंड होना पड़ेगा टेस्ट को। हाँ, जब टेस्ट खत्म होगा तभी रिलीज होता है, सोल्यूशन भी और वो भी, टेस्ट भी। नहीं, जब भी टेस्ट खत्म होगा तुरंत रिलीज हो जाता है। लेकिन टेस्ट अगर हम खत्म करेंगे तो, मतलब टेस्ट को एंड करते ही तुरंत बवाल हो जाता है, फिर मैं क्लास नहीं ले पाता हूँ, इतने फोन आते हैं। हम दे नहीं पाया, हम नहीं दे पाया, हम नहीं दे पाया, तो वो अब कैसे करेंगे उसको? तो रिजल्ट इसलिए आया था क्योंकि टेस्ट क्लोज कर दिया था मैंने। हाँ, उसमें जब मैंने डेट रिलीज किया था, आपको याद होगा, मैसेज किया था कि जो टेस्ट 24 आवर्स तक रहेगा, 24 आवर्स में टेस्ट देना है और उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा, है ना। तो 24 आवर वाला जो टेस्ट था, टेस्ट डेट खत्म हुआ, रिजल्ट आ गया, मैंने दे दिया। टेस्ट खत्म ही नहीं होगा तो रिजल्ट कैसे देंगे? तो मैं दोनों तरफ से मैं फंसा हूँ बेटा, मैं क्या करूँ? अगर टेस्ट में खत्म करता हूँ तो बच्चों के फोन आने शुरू हो जाते हैं कि मेरा टेस्ट नहीं दे पाया, मैं नहीं दे पाया, मुझे ये दे दो, मुझे पीडीएफ दे दो। पीडीएफ कैसे दे देंगे बेटा?
हाँ, कुछ 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 कर सकता हूँ मैं, मतलब कुछ टेस्ट को मैं टाइम बाउंड कर दूंगा। क्योंकि देखो बेटा, जो सीरियस होगा ना वो 24 घंटा रुक नहीं पाएगा, 24 आवर में अटेम्प्ट करेगा ही करेगा। जो सिंसियर नहीं होते हैं वही 2 दिन बाद 3 दिन बाद फोन करते हैं। एक सेकंड प्लीज वेट कर लिए। हाँ, तो वही 2-3 दिन बाद 4 दिन बाद फोन करते हैं कि जो रह गया। हम्म। हम्म। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, नेक्स्ट वाला जो है ना वो टाइम बाउंड डाल के देखता हूँ 24 आवर्स के लिए। अब फिर आप ग्रुप पे देखिएगा, अगर बच्चे वो जो है वो करेंगे तो फिर मैं विड्रॉ कर लूंगा। पहला वाला डाल के देखते हैं। मैं क्लास में हूँ बेटा, हम थोड़ा सा ऊपर निकल यार। जेम्स, चलिए हो गया। हमको जेई में प्रैक्टिकल एनालिसिस नहीं करना है, एक्चुअल एनालिसिस करना था। ठीक। नाउ पीक इनवर्स वोल्टेज, डायोड का पीक इनवर्स वोल्टेज कितना होगा? तो वीएम होगा सर। यहाँ का मैक्सिमम वोल्टेज Vm। हम इस साइकिल में D3 या D4 किसी का वोल्टेज निकाल सकते हैं। D3 का निकालें। ये सुनो, यस सर। D3 का रिवर्स बायस पीक इनवर्स वोल्टेज इस माइनस प्लस निकाला जा रहा हूँ। सो टेक दिस पॉइंट एज 0। ठीक, 0 0 0 0 0 0। इस पॉइंट का वोल्टेज V गामा V गामा प्लस V नॉट, V नॉट अगेन दिस इज प्लस V गामा, एंड विच इज Vn। तो फॉर आइडियल केस PIV is equal to Vn। For practical case PIV is how much? वीएम -2 ऑफ वी ऑफ ओमेगा। यही तो गलती कर रहे हैं। फिर से देखिए, मीन्स दो डायोड लगे हैं ना सर, तो दो 2 ऑफ वी ओमेगा होगा। पीक इनवर्स वोल्टेज D3 को देखिए ना।
एक साइकिल में तो सर 2 ओमेगा ही आएगा फिर तो। फिर से देखिए, 0 वोल्ट, 0 0 0 0 0, वी गामा, वी गामा प्लस वी नॉट, यस और नो? ठीक है। यस सर। मिल गया आपको ओके। इनवर्स वोल्टेज। वो D1 जो है वो बाद में है, वो सीरीज में है उसके। तो इट इज इक्वल टू वी नॉट प्लस वी गामा, that is equal to Vm minus V gamma, and V naught is equal to Vm minus 2 V gamma। देख लीजिए, उल्टा हो गया। क्लियर है? ठीक ठीक है सर। ठीक, तो इतना काफी है। जो भी रेक्टिफायर हमने खत्म कर, एंड लास्ट वन इज प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टिफायर्स इन कंपैरिजन। सबका पीक इनवर्स वोल्टेज, सबका एफिशिएंसी, एक ही चार्ट सबका में बन जाएगा सर वो तो। ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। हाँ, वो फाइनल चार्ट तक हमको पहुंचना है। एंड दिस रेक्टिफायर इज ओवर। नेक्स्ट इज रेगुलेटर। रेगुलेटर मीन्स वी हम लोग करेंगे जेना डायोड, जेना डायोड। और मेरे ख्याल से जेना डायोड के ही सर्किट आपके सिलेबस में है, बाकी सारे डायोड जस्ट इंट्रोडक्शन है। तो वन इज रेक्टिफायर, जेना डायोड दूसरा लेक्चर, और उसके बाद 2 3 बस खत्म आपका ये सिलेबस। 2 दिन में खत्म करेंगे, 2 क्लास में। और शाम को भी मैं देखने सर का एक कितना बचा है, 1 क्लास बचा है, 2 क्लास बचा है, कुछ कह रहे थे ना वो। खैर हम लोग एग्रीड हैं इस बात पे कि सुबह से लेकर शाम तक जो भी टाइम मिलेगा क्लास कर लेंगे, और मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा ग्रुप पे।